हाय फेफ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। और इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बातें नहीं, आप लोगों के ही कमेंट्स हैं जिनके आंसर मुझे करना है। और अगर आप में से कोई भी इन चीज़ों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपने स्क्रीन पे दिए हुए टाइम की अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप करें और डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस कन्वर्सेशन को स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के ही क्वेश्चंस के आंसर हैं। और अगर आप फिर भी स्किप करते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ दोबारा से मुझे ऐसे क्वेश्चन मत कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले कायरा जी, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपने मुझे सजेस्ट किया है कि वीडियो को जल्दी जल्दी बना दीजिए, एफएफ को जल्दी जल्दी बनाइए और वांगशान जो है ना उनको जल्दी जल्दी से मिलवा दीजिए। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि स्टोरी अपने ही अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को यहाँ पर रोक दूँ तो मैं स्टोरी रोक सकती हूँ, लेकिन मैं इसे अब शॉर्ट में नहीं कर सकती। इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को पूछा था कि वांग जी के ऊपर जो भी अब विंग के एक्शंस होने वाले हैं मैं उनको यहीं पे ख़त्म करूं या वांग जी को भी विंग की तरह सफ़र करने दूं। तो आप लोगों का आंसर था कि वांग जी को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बेयर कीजिए क्योंकि मैंने इस चीज़ पहले ही आप लोगों से कही थी कि आप लोग सैडनेस बेयर नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चीज़ को बेयर कीजिए। और अगर जिसको एफएफ के बीच में ये सैडनेस समझ में नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो वो डायरेक्टली जाके एंड में देख सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं कि इस एफएफ में कितने पार्ट अभी और बचे हैं, प्लीज़ इसका आंसर कीजिए। तो उसका आंसर सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता। हाँ, हो सकता है, मैं आप लोगों को आइडिया बता सकती हूँ कि 5 से 6 पार्ट अभी और हो सकते हैं। हो सकता है एक आध उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक आध उससे कम भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं जानती कि ये कितने पार्ट्स में अभी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्लीज़ दिन के 2 वीडियोस अपलोड कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अब नहीं दूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज़ 16 पार्ट जो है उसमें जाके स्टार्टिंग का सिर्फ 2 मिनट का सुन लीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आई होप कि मैंने आप लोगों के सभी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दे होंगे। और कायरा जी, प्लीज़ मैं आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्पेशली आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप इस एफएफ को छोड़ सकती हैं या फिर आप लास्ट में जाके सुन सकती हैं। और मैं आप लोगों से भी सजेशन लेना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो मैं नेक्स्ट एफएफ स्टार्ट कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एफएफ को शॉर्टली नहीं सुनाऊँगी क्योंकि अब अगर मैंने उसको शॉर्ट किया ना, स्टोरी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी यार, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा। तो ठीक है, बातें इतनी ही थी। इसी के साथ इन बातों को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और आज के पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग हॉस्पिटल पहुँच चुका था जहाँ पे उसे मैडम यू दिखी थी और उनके सर पे बैंडेजेस लगे थे और हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो इसी के साथ वो उनके पास जाता और पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो मैडम यू उसे बताती हैं कि मैं तो कम इंजर्ड हूँ, बट जो ज़्यादा इंजर्ड है वो अभी आईसीयू में है और वो है विजियान। ये सुनते ही विंग अपने सर से लेके पैर तक पूरा हिल चुका था। उसकी बॉडी अभी वाइब्रेट कर रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त कैसे एक्शन करे। क्या उसको मैडम यू को डांटना चाहिए कि वो हर एक बात के लिए वी जियान की मतलब हर एक ख्वाहिश पूरी करने के पीछे लगी रहती हैं, वो उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो जैसा कहती है वो ऐसा करने की कोशिश करती हैं, या इस वक्त वो उसकी चिंता में बैठा रहे। उसे क्या करना चाहिए वो नहीं जानता था क्योंकि अभी तक उसके सामने डॉक्टर्स भी नहीं आए थे जिससे वो ये पूछ सके कि उसकी बेटी कैसी है। वो कुछ कहता तो नहीं है लेकिन उसकी एक शार्प गेज वो मैडम यू के ऊपर टिक चुकी थी, जैसे कि वो अपनी आंखों से ही रिप्लाई कर रहा हो कि आज के बाद आपको ज़रूरत नहीं है विजियान को इतना बिगाड़ने की और कोई भी ज़रूरत नहीं है उसके किसी भी ख्वाहिश को पूरी करने की।
क्योंकि लगभग विंग समझ चुका था कि अगर विजयान इस वक्त आईसीयू में है तो ज़रूर उसने कोई ना कोई जिद की होगी जिसको पूरा करने के लिए मैडम यू ने अपनी पूरी कोशिश की होगी और उसके चलते ये सब कुछ हो गया। लेकिन फाइनली विंग क्वेश्चन करता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैडम यू बताती हैं कि जैसे ही वो घर पहुंची तो विजयान उससे जिद करती हैं कि उसे कहीं घूमने जाना है और वो उसे लेकर घर से निकली तो वो बेबी सीट्स लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई। विंग ये सुनते ही बुरी तरीके से मैडम यू पे चिल्लाना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी अंदर आईसीयू में थी। वो नहीं जानता था कि उसकी हालत कैसी है और बाहर मैडम यू उसको ऐसे बता रही हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो विजयान की इस जिद को पूरा करके। वो बुरी तरीके से चिल्लाना चाहता था, उन्हें डांटना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो इस वक्त हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल के कुछ अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि आप यहाँ पे चिल्ला नहीं सकते हैं। ऐसा उसने ध्यान में रखा कि वो वायलेशन क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप जाके बेंच में बैठ चुका था और वो वेट कर रहा था डॉक्टर के बाहर आने का। उसके दोनों हैंड्स उसके नीज के ऊपर थे, उसकी दोनों हैंड्स के एक साथ मुट्ठी बंधी हुई थी और उसके एक लेग बुरी तरीके से काँप रहा था, जैसे कि वो बस एक ही चीज़ देखना चाहता हो कि इस वक्त उसकी बेटी कैसी है। वो बुरी तरीके से टेंशन में था और इस वक्त उसे ये सुर भी नहीं था कि उसका एक बच्चा घर में भी वेट कर रहा है, क्योंकि इस वक्त उसकी बच्ची आईसीयू में थी, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। वो नहीं जानता था कि उसकी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होगी, लेकिन वो अगर आईसीयू में है तो पक्का वो किसी न किसी बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। विंग इम्पेशेंटली इस वक्त डॉक्टर का वेट कर रहा था। अब चलते हैं हम लोग वेसांग और वैनिंग की तरफ। वो दोनों अभी भी अपनी किस में लगे हुए थे और उनकी किस जैसे ही ब्रेक हुई तो वेसांग ने अपनी नज़रें चुरा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो वैनिंग से नज़रें मिलाना ही नहीं चाहता था। वैनिंग ने जैसे ही वेसांग की तरफ देखा तो उसे लगा कि शायद वो जो सोच रहा था वो सही सोच रहा था, और इसी के साथ उसने अपने शब्दों का यूज़ किया और बोला, मुझे पता था आप रिग्रेट करेंगे, मुझे पता था सर कि आप रिग्रेट करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, शायद मुझे करना चाहिए था। ऐसा कहते हुए उसने सामने टेबल में रखा हुआ अपना फ़ोन लिया और वहाँ से जाने लगा। वो जाता इससे पहले ही वेसांग ने उसका हाथ पकड़ा, उसको खींचा और अपने लैप पे बैठाते हुए उसके लिप्स पे एक और सॉफ्ट किस किया और उससे बोला, हाँ सही कहा तुमने, मैं रिग्रेट कर रहा था इस बात के लिए कि शायद तुम्हारी परमिशन के बगैर मैंने ये सब कुछ किया। अगर तुम मुझे परमिशन दे रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोजल। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, नॉट एज माई बॉयफ्रेंड, एज माई हस्बैंड। सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोजल। आई एम जस्ट प्रपोजिंग यू फॉर द मैरिज। विल यू मैरी मी? विल यू बी माई हस्बैंड? उसने इस सेंटेंस को उसने जितना कुछ भी बोला उसने एक सांस में बोल दिया था, जैसे कि उसे ऐसा लग रहा था कि वैनिंग उसे आगे बोलने का कुछ मौका नहीं देगा और उसके पास ये लास्ट चांस है बोलने का। उसने सब कुछ एक सांस में बोल दिया और ये सुनते हुए वैनिंग को एकदम ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी सातवें आसमान पे है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जो चाहिए था शायद वो मिल चुका है और उसने अपना आंसर मुँह से नहीं दिया और एक सॉफ्ट किस उसके लिप्स पे करते हुए उसे टाइटली हग किया और बाकी उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। वेसांग के लिए काफ़ी था ये जानने के लिए कि वैनिंग का आंसर क्या है। वैनिंग अभी भी वेसांग के लैब पे था और उसको टाइटली हक किए हुए था, लेकिन अब जो था ना उसके दिमाग में जो आया था ना वो काफ़ी था उस हक को ब्रेक करने के लिए। वैनिंग भी अब हक को ब्रेक करता है और डायरेक्टली झुकता है उस टेबल की तरफ जहाँ पे वेसांग का भी फ़ोन रखा हुआ था। वो उस फ़ोन को उठाता है और वेसांग को पकड़ाता है और डायरेक्टली बोलता है, नाम चेंज करो। वेसांग कंफ्यूजिंगली उसे देख रहा था कि आखिर ये किसके नाम को चेंज करने की बात कर रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो समझ चुका था कि वो किसके नाम को चेंज करने की बात कर रहा है। वेसांग प्लेफुली बोलता है, तुम बोलो तो मैं डिलीट कर देता हूँ। वैनिंग बोलता है, मुझे इतनी भी जेलसी नहीं है कि मैं उसका नंबर तुमसे डिलीट करने के लिए बोल दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके आगे पीछे से जो तुमने हाथ लगा के रखे हैं ना उसको डिलीट करो, बस विंग का विंग रहने दो। ऐसा कहते हुए उसने वेसांग का फ़ोन उससे पूरी तरीके से पकड़ा दिया। वेसांग ने भी विंग के आगे पीछे जो हार्ट लगा के रखे थे उन्हें चेंज करते हुए विंग को सिर्फ विंग रहने दिया
और वेनिंग का नेम चेंज करते हुए माय हार्ट रख के उसके आगे न जाने कितने हार्ट लगा दिए, शायद उतने जितने की फ़ोन सपोर्ट कर सकता था। इसी के साथ इन लोगों की बातें यहाँ पे चलते रहती हैं और इन लोगों की लगभग स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब ये लोग दिखाई देंगे शायद कहीं कहीं पे, लेकिन शायद ज़्यादा नहीं। लेकिन अब पूरी की पूरी स्टोरी वांगशान के ऊपर ही होगी, मतलब अब पूरी की पूरी स्टोरी उन्हीं पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो चलिए हम फिर से चलते हैं विंग की तरफ, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में बुरी तरीके से टेंशन में था। वो नहीं जानता था कि कब डॉक्टर बाहर आएंगे और कब उसको उसकी बेटी के बारे में वो अपडेट करेंगे। लगभग आधे घंटे से वो वहाँ पे वेट कर रहा था, लेकिन विंग का जो इंतज़ार था ना अब ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियरली बता सकते थे कि विंग की जो डॉक्टर है ना उसकी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन विंग फिर भी पूछता है कि वो कैसी है। डॉक्टर बोलते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर चुकी है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। इंटरनली भी उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है। अगर हमने ऑपरेशन किया तो वो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो बाहर फ्लो होगा और वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके ब्लड का जो ग्रुप है ना उस ग्रुप का ब्लड चाहिए होगा। विंग का ध्यान डायरेक्टली कहीं और नहीं, बस उस ऑपरेशन शब्द पे जाता है, जो कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बच्ची पे बहुत ज़्यादा भारी है। उसकी बच्ची उस शब्द को बोल नहीं पाएगी तो वो उस शब्द को झेल कैसे पाएगी, कैसे झेल पाएगी एक छोटी सी बच्ची इतने बड़े ऑपरेशन को। और वो डायरेक्टली बोलता है क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, उसके इंटरनली जो ब्लीडिंग उसके अंदर रुकी हुई है, ब्लड उसके अंदर रुका हुआ है, उसको हमें बाहर निकालना होगा और साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रोवाइड भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो विद इन 2 और 3 डेज़ में ही इसकी डेथ हो सकती है। विंग ये शब्द नहीं सुनना चाहता था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपने बच्चों के लिए डेथ वर्ड उसके सामने भी आए। वो डायरेक्टली डॉक्टर से बोलता है आप कहीं से भी करें, कुछ भी करें, जहाँ से चाहे, जैसे चाहे, जितने भी उसका कॉस्ट हो, बस आप उस ब्लड को मंगवाइए और मेरी बच्ची का ऑपरेशन कीजिए, उसे ठीक कीजिए। मैं हर एक चीज़ करूँगा जो मुझसे हो पड़ेगा और मैं हर एक चीज़ करने के तैयार हूँ जो कि मेरे बच्ची को एक लाइफ दे सकती है, दोबारा लाइफ दे सकती है। ऐसा कहते हुए विंग उसके नीस में बैठ चुका था डॉक्टर के आगे। डॉक्टर बोलता है काश आपके नीस पे बैठने से सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन सच ये है मिस्टर वी कि हमारे पास उस ग्रुप का ब्लड नहीं है। हमने ब्लड सेंटर्स में भी पता किया है, लेकिन वहाँ पे भी इस ग्रुप का ब्लड ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और अगर वो है भी तो पहले से ही बुक्ड है, यानी कि हर किसी के ऑपरेशन में काम आने वाला है और कोई भी इंसान इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। तो आपकी फैमिली में से अगर किसी का भी ग्रुप ब्लड ग्रुप उससे मैच होता है तो प्लीज़ उन्हें बुलाइए और यहाँ पे उसके लिए ब्लड डोनेट करने के लिए बोलिए। विंग को नहीं पता था कि उसकी फैमिली में से किसका ब्लड ग्रुप उसकी बेटी से मैच होता है। उसने अपने फ़ोन को बाहर निकाला, लगभग उसने 1 घंटे के अंदर अपने कांटेक्ट के हर एक नंबर को कॉल कर दिया था और उससे पूछा था कि क्या उसका ब्लड ग्रुप उसकी बेटी से मैच होता है। लेकिन हर किसी के यहाँ से आंसर आ रहा था नहीं, और अगर किसी के पास था भी तो वो देने के लिए तैयार नहीं था, और कोई देने के लिए रेडी भी था तो वो इतनी दूर था कि वो 2 से 3 दिन तक तो वापस यहाँ पे चाइना में अवेलेबल नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के आना तो नहीं चाहता था, क्योंकि ये एक रियलिटी है यार, आप जियो मरो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी के लिए अपनी अपनी इम्पोर्टेंस चीज़ें होती हैं, तो वो उन्हीं को करना चाहते थे। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक ऑप्शन जो उसे नज़र आ रहा था वो थी इस वक्त वैन किंग। वो उसी हॉस्पिटल में थी, लेकिन हाँ, उसकी बेटी का जो डॉक्टर इंचार्ज था वो कोई और था, वो वैन किंग नहीं थी। वो डायरेक्टली अब वैन किंग के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। वैन किंग भी उसे सजेस्ट करती है कि जैसा डॉक्टर ने बोला है तुम्हें ऑपरेशन करना चाहिए, और ऑपरेशन में अगर ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है तो तुम्हें ब्लड अरेंज करना होगा। विंग नहीं जानता था कि वो कैसे ब्लड अरेंज करे। वो वैन किंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम मेरी बेटी का ऑपरेशन कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक बेस्ट डॉक्टर हो और तुम कुछ भी कर सकती हो। वैन किंग उसको 2 आंसर देती है। पहली बात तो मैं तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन नहीं करूँगी, किसी भी हाल में नहीं, और दूसरी बात मैं अगर बेस्ट डॉक्टर हूँ भी
तो भी मेरे ऑपरेशन में भी तुम्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ उसे अरेंज करो। मेरे सामने ये मत बोलो कि मैं तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन करूं। मैं कभी भी उस बच्ची को देखना तक नहीं चाहती और तुम बात करते हो कि मैं उसका ऑपरेशन करूं। विंग ये सब जैसे ही विंग ने सुने ना, उसे मानो एक जिंदा किसी गड्ढे में गाड़ दिया हो। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी फेंक दी गई हो और अंदर तड़फ रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस लेनी है। लेकिन कोई भी उसकी बात को सुन नहीं रहा था। वो वहीं पे एकदम घुटन महसूस करने लगा था और ऐसा लग रहा था उसे कि कुछ ही देर में वो मर जाएगा। विंग फिर से वैन किंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो ऐसा ना करे। और वो किस बात से उस बच्ची से नफरत करती है, क्या वो रीज़न वैलिड है, क्या ऐसा होना चाहिए एक डॉक्टर के बेस पे, क्या उसने ऐसा करना चाहिए, वो ये क्वेश्चंस उससे पूछ रहा था। वैन किंग इस बार भी बिना किसी हेजिटेशन के और डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको आंसर करती है। अगर कभी मुझे उसके और अपने डॉक्टरी पेशे में से किसी और एक को चूज़ करना पड़े ना, तो मैं इस डॉक्टरी पेशे को ही छोड़ दूंगी, लेकिन मैं फिर भी उस लड़की का और उसके बाप का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। याद रखना मेरे इन शब्दों को विभूषण, कि मुझे ना ही उससे कोई मतलब है ना ही उसके बाप से। तो प्लीज़ अपनी ये रिक्वेस्ट किसी और के सामने जाके करो। मैं तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करूँगी, किसी भी हालत में नहीं करूँगी। अगर तुम चाहो तो मैं आज के आज रिजाइन कर सकती हूँ, मैं अपने डॉक्टरी के इस पेशे को छोड़ सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं वो नहीं करूँगी जो मेरे दिल करना नहीं चाहता। ऐसा कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और जाने लगी केबिन से बाहर। लेकिन इससे पहले वो एक और चीज़ कह गई, क्या बात है ना, आज खून को खून की ही ज़रूरत है। इस सेंटेंस को कहने के बाद वो एक सेकंड्स भी वहाँ पे नहीं रुकी और डायरेक्टली निकल पड़ी अपने कैबिन से बाहर। विंग वहाँ पे बैठा चुपचाप सोच रहा था कि उसने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वैन किंग ने उससे इस शब्द को बोलने के पीछे क्या छोड़ा है। क्या उससे ज़रूरत थी इस सेंटेंस को इस वक्त बोलने की? क्या इस बात को बोलना इतना ज़रूरी था? वो उस कैबिन में बैठा हुआ बस सोच रहा था। लगभग 5 मिनट निकल चुके थे और अब विंग ने अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकाला बहुत ज़्यादा रफ्तार में और उसमें से एक नंबर को खोजा, लेकिन वो नंबर उससे मिला नहीं। लेकिन उसने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और उसके नंबर को मांगा और उस इंसान ने भी विदिन 1 मिनट उसे रिप्लाई करते हुए उस इंसान का नंबर दे दिया था। विंग को जैसे ही वो नंबर मिला उसने डायरेक्टली उस पर कॉल किया। विदिन 2 और 3 रिंग्स के ही अंदर सामने वाले इंसान ने कॉल को रिसीव किया। विंग ने इस वक्त अपने शब्दों को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। उसने ज़्यादा शब्दों में कोई भी बात नहीं कही और डायरेक्टली कुछ ही शब्दों में अपनी बात कह डाली और उसने कहा, क्या वो मेरे बच्चे को ब्लड डोनेट करना चाहेगा? सामने वाला इंसान भी इस वक्त किसी और हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के केबिन में और डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। जैसे ही उसने इस सेंटेंस को सुना वो एकदम हक्का बक्का रह चुका था। उसे नहीं पता चला कि उसने जो सुना वो क्या सुना, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? और उस इंसान ने डायरेक्टली पूछा, क्या हुआ है विजियान को? ऐसा कहते हुए वो सामने वाला इंसान अपनी सीट पे खड़ा हो चुका था और वो सामने वाला इंसान कोई और नहीं लान वांगजी था। विंग को वैन किंग की उस सेंटेंस में एक हिंट मिली थी, खून को खून की ही ज़रूरत है, मतलब वो वांगजी की बेटी है। भले ही वो माने या ना माने, लेकिन वो है तो वांगजी की बेटी और उसकी रगों में भी उसी का खून बह रहा है। मतलब कि वांगजी और उसकी बेटी दोनों का ही खून एक जैसा है, उन दोनों का ही ब्लड ग्रुप भी सेम होगा और इस वक्त वांगजी ही एक ऐसी होप थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी। इसलिए जैसे ही विंग को ये समझ में आया कि वैन किंग ने उसे क्या समझाया है, तो बिना किसी देरी की उसने लान वांगजी का नंबर अपने फ़ोन में चेक किया। लेकिन वो भूल चुका था कि लान वांगजी का नंबर कभी भी उसने अपने नए फ़ोन में या नए सिम में सेव ही नहीं किया था। कभी उसने ज़रूरत ही नहीं समझी कि उससे लान वांगजी से भी कोई काम पड़ सकता है, इसलिए उसने कभी भी उस नंबर पे उतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन आज उसे ज़रूरत पड़ चुकी थी, इसलिए उसने डायरेक्टली उसके भाई को मैसेज किया और उसका नंबर मांग लिया। लगभग 30 से 40 सेकंड्स हो चुके थे, विंग के एंड से कोई आंसर नहीं आया था। तो वांगजी ने फिर से रिपीट किया, विंग मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ है विजियान को? विंग बोलता है अपनी कांपती आवाज़ में, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त आईसीयू में है। प्लीज़ लान वांगजी, एक तुम ही हो जो उसे बचा सकता है, तुम्हारा खून उसको एक लाइफ दे सकता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मेरी बेटी को बचा लो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, प्लीज़ उसे बचा लो। ऐसा कहते हुए विंग अब बुरी तरीके से रोने लगा था।
वांग जी से ये विंग की रोने की आवाज़ बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी और ना ही उससे ये सहन हुआ कि उसकी बेटी इस वक्त आईसीयू में है। और वो अपने कार कीज और बैग को उठाता है, डायरेक्टली बाहर निकलने लगता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही उसका डॉक्टर उसे रोकता है और बोलता है, तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। लान वांग जी बोलता है, इस बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, मैं अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमारी हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। आपने जितना मुझे बताया है उतना काफ़ी है मेरे लिए जानने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच, और मैं नेक्स्ट टाइम आपसे आके मिलता हूँ। ऐसा कहते हुए वांग जी एक सेकंड के लिए भी वहाँ पे नहीं रुका और वो डायरेक्टली जा चुका था दूसरे हॉस्पिटल की तरफ, यानी कि उस हॉस्पिटल में जहाँ पे उसकी बेटी इस वक्त एडमिट थी और विंग एकदम अकेला था। वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा था, जितनी जल्दी वो पहुँच सकता था वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, और विद इन 20 मिनट वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वांग जी जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि एक बेंच में विंग बैठा हुआ है। उसकी दोनों हाथों की मुट्ठियाँ एक साथ बंधी हुई हैं और उसकी कोहनियाँ उसके घुटनों के ऊपर थी। उसका पैर एक काँप रहा था और उसके फेस पे टेंशन क्लियरली विजिबल थी। मतलब कि पूरी तरीके से ये कहा जा सकता था कि अंदर जो भी इंसान है ना, उसकी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बाहर बैठा हुआ इंसान इतना टेंस्ड है, इतना दुखी है, इतना परेशान है। वांग जी डायरेक्टली दौड़ के जाता है विंग के पास, उसके साइड में बैठता है, उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसको टाइटली हग करता है और तब पूछता है, क्या हुआ विंग, क्या वो ठीक है, क्या वो खतरे से बाहर है। विंग अपने सर को हिलाते हुए ना बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बच्ची खतरे से बाहर नहीं है। अगर वो खतरे से बाहर होती तो उसे यहाँ बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी। इसलिए वो बोलता है, नहीं, वो खतरे से बाहर नहीं है, तुम हो जो उसे खतरे से बाहर निकाल सकते हो। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी बच्ची की हेल्प करो, उसे एक लाइफ देने में मेरी हेल्प करो, प्लीज़ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ अपना खून देके उसे बचा लो प्लीज़। विंग वांग जी के चेस्ट पे बुरी तरीके से रो रहा था। वो नहीं जानता था कि इस वक्त उसने किसको गले लगाया है, लेकिन हाँ, वो एक कंफर्टेबल फील कर रहा था उसकी बाहों में। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उसे उसी की ज़रूरत थी। लेकिन अगले ही पल जो वांग जी ने बोला ना, वो सुनते ही विंग को फिर से ऐसा महसूस हुआ कि शायद फिर से उसका डिसीज़न गलत था। वांग जी ने बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं वो सब करूँगा जो तुम कहोगे, लेकिन सिर्फ मुझे 6 महीने चाहिए। वांग जी जो कि अभी तक विंग की बैक को रब कर रहा था, अब वो महसूस करता है कि विंग उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग अपने आप को उसकी बाहों से अलग करता है और उसकी आंखों में एक कंफ्यूजनली देखने लगता है, ताकि वो पूछना चाहता हो कि तुमने ये क्या कहा, किस कंडीशन को तुम मेरे सामने रखना चाहते हो। वांग जी दोबारा अपने शब्दों को रिपीट करता है, ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं विजियान को बचाऊं, मैं उसे बचाऊंगा, उसे जितना खून चाहिए मैं दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे सिर्फ 6 महीने चाहिए। विंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें 6 महीने चाहिए। वांग जी बोलता है, सिर्फ मुझे 6 महीने चाहिए मेरी बच्ची के साथ रहने के लिए, सिर्फ 6 महीने, उसके बाद एक दिन भी नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे मैं खुद ब खुद तुम्हारे घर से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन मैं अपना ब्लड डोनेट तभी करूँगा जब तुम मुझे परमिशन दोगे कि मैं तुम्हारे घर पे आके रह सकता हूँ और अपनी बच्ची से मिल सकता हूँ। विंग ने जैसे ही वांग जी के मुंह से ये शब्द सुने ना, वो एकदम डिस्कस्टिंगली उसे देखने लगा था, क्योंकि उसने इन शब्दों को तो एक्सपेक्ट नहीं किया था वांग जी के मुंह से। उसे लगा था कि जैसे ही वो सुनेगा कि उसकी बच्ची खतरे में है, वो दौड़ता आएगा और उससे बोलेगा कि वो हर हाल में उसे बचाएगा। लेकिन यहाँ तो देखो, वो अभी भी अपना फ़ायदा देख रहा है, वो अभी भी चाहता है कि वो अपने खून देने के बदले वो अपनी बच्ची से मिले। क्या गजब हो तुम लान वांग जी, वो अपने मन में बोलता है। लेकिन ये चीज़ें वो अपने मन में ज़्यादा देर नहीं रखता। अब वो बोल पड़ता है, क्या बात है मिस्टर लान वांग जी, तुम तो अभी भी अपना फ़ायदा देख रहे हो। कितने बड़े इंसान हो ना तुम, कितने अच्छे पिता हो ना तुम, कि तुम्हारी बच्ची अंदर ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और तुम मुझसे यहाँ सौदा कर रहे हो। विंग का सेंटेंस कंप्लीट होते ही विद इन 1 सेकेंड वांग जी भी अपनी क्रैक्ड वॉइस में बोल चुका था, क्या इसके अलावा तुमने कोई और ऑप्शन छोड़ा है मेरे सामने कि जिसकी वजह से मैं अपनी बच्ची को देख सकूं? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है उस पर? 3 सालों से मैं मना रहा हूं ना तुम्हें। क्या तुमने एक बार भी ये कोशिश की कि मुझे मेरी बच्ची से ही मिलने दिया जाए? नहीं,
अब मेरे पास चांस है तो मुझे उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना। मैं जानता हूँ ये वक्त सही नहीं है, ये माहौल सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं तभी ब्लड डोनेट करूँगा, तभी उस बच्ची को बचाऊँगा जब तुम मुझे परमिशन दोगे कि मैं 6 महीने उसके साथ बिता सकता हूँ, वरना तो मैं नहीं दूँगा। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। विंग के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। वो चाहता तो नहीं था कि वांग जी के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अगर वो इसको रिजेक्ट करता तो उसके लिए बहुत मुश्किल था फिर किसी भी तरीके से ब्लड का इंतज़ाम करना। विंग ने वांग जी के चेहरे को लगभग 5 मिनट तक देखा। उसके आई कांटेक्ट के साथ उसने आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया। वो उसकी आंखों में देख रहा था और 5 मिनट के बाद वो बोला, ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि तुम अपनी बच्ची के साथ 6 महीने गुजारो। ठीक है, गुजार सकते हो तुम आके रह सकते हो मेरे घर में और बिता सकते हो अपने ये 6 महीने अपनी बच्ची के साथ, लेकिन 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा नहीं। याद रखना, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे मैं तुम्हें खुद अपने घर से निकालूंगा। ऐसा कहते हुए विंग फिर से चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है, ठीक है, तुम मुझे क्या घर से निकालोगे? 6 महीने के बाद मैं खुद अपने उस घर को छोड़ के आ जाऊंगा। टेंशन मत लो, मैंने सिर्फ 6 महीने मांगे हैं, उससे एक दिन भी मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। वांग जी ने अपने सेंटेंस को यहीं पे कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इसके बाद विंग ने अपना बोलना शुरू किया। विंग ने बोला, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे लिए भी कंडीशंस हैं। तुम कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगे और ना ही तब हम लोगों के बीच में आने की कोशिश करोगे जब हम तीनों एक साथ खुश हों। अगर वो अकेले होंगे तो तुम उनके पास जा सकते हो, लेकिन तब नहीं जब मैं उनके पास रहूँगा। और इसके अलावा हम लोग कभी एक साथ खाना भी नहीं खाएंगे, हम लोग बेडरूम शेयर नहीं करेंगे, हम लोग एकदम अनजान की तरह उस घर में रहेंगे। तुम्हारा मतलब सिर्फ और सिर्फ विजियान से होगा और किसी से नहीं, यहाँ तक कि युवान से भी नहीं। अगर तुम मानना चाहो तो ठीक है, वरना रास्ता है, तुम जा सकते हो। ऐसा कहते हुए विंग मुड़ चुका था। विंग जानता था कि इस वक्त लान वांगजी के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो लान वांगजी को अब इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने इस सिचुएशन में भी अपना फ़ायदा ढूंढा था और इस वक्त भी उसे सिर्फ इसकी पड़ी हुई थी कि वो कैसे अपने बच्चे के पास आए। लेकिन लान वांगजी एक और लास्ट कंडीशन उसके सामने रखता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। मैं तब उनके पास नहीं जाऊँगा जब तुम वहाँ पे होगे। मैं विजियान और युआन दोनों के पास तब जाऊँगा जब तुम वहाँ पे नहीं होगे। लेकिन इसके अलावा मेरी एक और कंडीशन है, तुम विजियान को ये बताओगे कि मैं उसका डैड हूँ। ऐसा कहते हुए विंग एकदम पलट गया था उसकी तरफ और बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? वांग जी अपने सेंटेंस को रिपीट करते हुए बोलता है, मैंने कहा कि तुम विजुआन से मेरा इंट्रोडक्शन एज उसके फादर के बेस्ड पे करोगे, किसी अननोन पर्सन के बेस्ड पे नहीं। मैं उस घर में तभी कदम रखूँगा जब तुम विजुआन को ये बताओगे कि मैं उसका डैड हूँ। ऐसा कहते हुए वो अब अपना पूरा माइंड बना चुका था कि वो विंग के सामने तो नहीं झुकेगा। ऐसा कहते हुए वो भी अब अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे लेके आता है और उन्हें फोल्ड करके उसके सामने खड़ा हो जाता है। विंग अपनी आंखों को टाइटली क्लोज करता है और बोलता है, ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन को मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम कोई और कंडीशंस रखो। वांग जी बोलता है, ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। खैर छोड़ो, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। विंग डायरेक्टली डॉक्टर के पास लेके जाता है वांग जी को और वहाँ जाके डॉक्टर को बताता है कि यही वो पर्सन है जो कि विजियान को ब्लड डोनेट करेगा। अब लगभग 12 घंटे निकल चुके थे, ऑपरेशन हो चुका था, वांग जी ने ब्लड डोनेट भी कर दिया था और विजियान अपने होश में भी आ चुकी थी। उसे होश आए हुए लगभग 4 घंटे हो चुके थे और अब फाइनली टाइम था वांग जी को उसके सामने लेके जाने का और उसे उसके डैड के बेस्ट पे इंट्रोड्यूस करवाने का। और वांग जी से भी यहाँ इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक उसने विजियान को देखा तक नहीं था। वो 3 सालों से कैसे खुद को कंट्रोल कर रहा होगा ये सिर्फ वो जानता था। एक बच्ची जो कि उसकी है लेकिन उसने आज तक देखी नहीं है, इस सबको वो खुद नहीं जानता था कि उसने कैसे कंट्रोल किया था। वो खुद नहीं जानता था कि उसने इन 3 सालों में उसको कितना याद किया था, कितना याद किया था उसने विंग को, कितना याद किया था उसने युआन को। लेकिन अब उसका फाइनली ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला था।
क्योंकि वो आज पहली बार अपनी बेटी से मिलने वाला था। दूसरी तरफ युआन भी उसी वार्ड में था क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि वो अपनी सिस्टर को 1-2 मिनट के लिए भी अपने से दूर रखे। लेकिन वो भी अभी एक छोटा सा बच्चा ही था, 10 साल का ही था वो भी, तो उसे ज़्यादा अलाउ नहीं था हॉस्पिटल में आना, इसलिए वो पिछले 1 घंटे से ही उसके पास बैठा हुआ था। फाइनली विजियान और युआन दोनों ही सुनते हैं कि उनके वार्ड का जो डोर है ना वो ओपन हुआ था। वो दोनों ही समझ चुके थे कि अंदर आने वाला इंसान कौन होगा और डायरेक्टली विजियान चिल्लाते हुए बोलती है, मम्मा आप आ गए। इस छोटी सी और क्यूट सी वॉइस को जैसे ही लान वांगजी ने सुना ना, उसके दिल की धड़कनें रुकने को तैयार थी क्योंकि उसने अपनी बेटी की वॉइस पहली बार सुनी थी। दूसरी तरफ विंग भी ये आवाज़ सुनने को तरस रहा था तब से, जब से उसकी बच्ची हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन अब उसका ये तरसना भी काफ़ी कम हो चुका था क्योंकि अब विजियान बिल्कुल ठीक थी और उसे वैसे ही पहले की तरह मामा मामा चिल्ला रही थी, वैसे ही उसको बुला रही थी। ऐसा कहते हुए जैसे ही विंग की नज़र उसकी बेटी की तरफ गई तो वो बोलता है, यस माई प्रिंसेस, मैं आ गया, कैसी हो तुम। ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उन दोनों की नज़र यानी कि युआन और विजियान दोनों की नज़र विंग के पीछे आते हुए उस शख्स पे गई जो कि विंग के जस्ट पीछे उनकी तरफ बढ़ रहा था। युआन उस इंसान को पहचानता था लेकिन विजियान ने कभी भी उस इंसान को देखा नहीं था। विजियान कंफ्यूज थी तो युआन के फेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्माइल थी क्योंकि उसने भी इस इंसान को लगभग 4 साल के बाद देखा था। और जैसे ही उसने देखा तो वो धीरे से बोला, लान अंकल। वांग जी जिसकी नज़रें अभी तक अपनी बेटी पे थी, उसे वो सबसे ज़्यादा प्रेटीएस्ट गर्ल दिख रही थी इस दुनिया की, एक ऐसी लड़की जो कि किसी डॉल से कम नहीं थी। अब उसकी नज़र युआन पे जाती है और युआन की वो वॉइस उसका ध्यान खींच लेती है। इसी के साथ वो बोलता है, कैसे हो तुम युआन। युआन भी अपनी सॉफ्ट वॉइस में आंसर करता है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं। लानजान भी बोलता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए अब लान वांग जी भी अपनी बेटी की तरफ मुड़ चुका था और वो इंतज़ार कर रहा था विंग के उन शब्दों का, यानी कि कब वो उसकी बेटी को बताएगा कि मैं उसका डैड हूँ। उसका इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हो चुका था तब जब विजियान ने विंग से ये पूछा कि मम्मा ये कौन है, ये अंकल कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने तो इन्हें आज तक कभी नहीं देखा। तो तब विंग उसको आंसर करते हुए बोलता है, प्रिंसेस अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उससे तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। तुम्हें पता है ना, तुम कितनी बार मुझसे पूछ चुकी हो कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, तो क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी। इन शब्द को जैसे ही विजियान ने सुना, उसने स्लाइटली अपने सर को हाँ में हिलाया क्योंकि वो डिस्परेटली चाहती थी अपने डैड से मिलना। वो हमेशा से जानती थी कि उसके डैड नहीं हैं, यानी कि उसके पास नहीं हैं, और वो उनसे मिलना चाहती थी। उसने न जाने क्वेश्चन कितनी बार विंग से किया था, जब वो 2 साल की हुई थी तब से वो क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन विंग के पास कोई आंसर नहीं था। लेकिन आज विंग के पास आंसर था, तो विंग उसको आंसर करते हुए बोलता है, तो आज तुम अपने डैड से मिल लो विजियान। ऐसा कहते हुए विंग पॉइंट आउट करता है लान वांग जी की तरफ, और विजियान भी अब लान वांग जी की तरफ देखने लगी थी और वो विंग से पूछती है, क्या सच में मम्मा ये मेरे डैड हैं। विंग बोलता है, हाँ ये तुम्हारे डैड हैं और ये अब हमारे ही साथ रहने वाले हैं। ऐसा कहते हुए विंग वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि वो ये सब कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी ने ये सब कुछ उससे कहलवाया था। दूसरी तरफ विजियान बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी इस बात से कि अब उसके डैड भी उसके साथ रहेंगे। युआन ये समझ ही नहीं पा रहा था कि विजियान का डैड लान वांग जी कैसे हो सकता है। भले ही वो उस समय छोटा सा बच्चा था इसलिए उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि लान वांग जी को वो अंकल बोलता है तो विजियान उसे डैड कैसे बोल सकती है। विजियान की अभी अभी सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से कोई भी उसको प्रॉपरली टच नहीं कर सकता था, प्रॉपरली उसको हग नहीं कर सकता था। इसलिए लान वांग जी उसके पास जाके उसके फॉरहेड को और उसके हेड को अपने हाथों से सहलाने लगता है और इसी के साथ वो न जाने कितने किसेस उसके फेस पे दे देता है, उसके फॉरहेड पे, उसके चीक्स पे, उसके नोज पे, उसके आइज़ पे, वो उसके ऑल ओवर फेस पे किस कर रहा था। और वो
बहुत बेसब्री से चाहता था कि वो अपनी बच्ची को उठा के अपनी गोद में रखे और उससे बहुत ज़्यादा प्यार जताए, बहुत ज़्यादा प्यार करे। वो इतना डिस्परेट था इस टाइम पे, वो चाहता था कि जो 3 साल उसने मिस किए हैं अपने लाइफ के, वो एक पल में ही सारा का सारा प्यार अपनी बेटी को दे दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, वो उसको पकड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पेट की अभी अभी सर्जरी हुई थी। इसलिए उसकी बॉडी को मूव करना इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। इसलिए वांग जी ने समझदारी दिखाते हुए उस समय सिर्फ उसके सर को सहलाया और उसके फॉरहेड पे और उसके फेस पे ही किस किए। इसके साथ साथ वो अब उसके साथ टाइम भी स्पेंड करने लगा था। लगभग 1 हफ्ता निकल चुका था, वी जियान को फाइनली डिस्चार्ज मिल चुका था हॉस्पिटल से, लेकिन फिर भी उसको घर पे ले जाने के बाद कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोला गया था। इसी के साथ वो लोग पहुंच चुके थे विंग के घर पे और इस बार उनके साथ एक और मेहमान था, यानी कि लान वांग जी। फाइनली लान वांग जी भी आज विंग के घर में शिफ्ट होने वाला था और वो अपना सारा सामान लेके विंग के घर पे पहुंच चुका था और इसी के साथ वो भी विंग के घर में शिफ्ट हो चुका था। तो चलिए गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज के बाद लान वांग जी और विंग एक साथ रहने वाले तो हैं, लेकिन उनके बीच में आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लेकिन इससे पहले ही मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ अच्छी नहीं लग रही हैं तो मैं इस एफ को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इस एफ में अब कुछ चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 एपिसोड बचे हैं, आई मीन पार्ट्स बचे हैं। तो उनमें मैं क्या चेंज करूं और कितना रखूं कितना हटाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं तो मैं करूंगी, नहीं चाहते तो मैं इस एफ को यहीं पे छोड़ के नेक्स्ट एफ स्टार्ट कर सकती हूं। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।